morning, dear students. Today we are going to start our new topic, figures of speech. Figures of speech, you know very well. पहले जब हम लोग के सिलेबस में इस 4 नंबर के फिगर ऑफ स्पीच क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार इसको थोड़ा सा सिलेबस को चेंज किया गया है। तो जिसमें जो फिगर ऑफ स्पीच 4 नंबर के नहीं आगे 2 ही नंबर के आएंगे, और उसमें पहले डेफिनेशन लिखने के लिए आता था, कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाते थे, पूछे जाते थे इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। बट नाउ अब जो हुआ है वो आपको किसी पोयम से कोई स्टेजा दे दिए जाएंगे और उसमें पूछ दिया जाएगा कि इस पोयम में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट टाइम, यानी उस समय के लिए अगर हम जब हमको फिगर ऑफ स्पीच पता ही नहीं रहेगा तो हम कौन सा उस स्टेजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है हम उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। और चूंकि अभी हम लोग जो पोयम स्टार्ट करेंगे, जो मैं पोयम आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैं सेंड किया था इसको पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए और समझने के लिए, तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो आज हम लोग इस पोयम को फिगर ऑफ स्पीच को जब समझ लेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी अगर पोयम हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस लाइंस में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया। ओके, सो फिगर ऑफ स्पीच। तो फर्स्टली द क्वेश्चन अराइजिंग हियर, व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ा है तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा फिगर्स ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार, और अलंकार सभी लोग जानते हैं कि जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाता है। मतलब जैसे हम लोग हैं अपनी पर्सनालिटी को सुंदर दिखने के लिए कॉम वगैरह यानी कंघी उंगी करते हैं जिससे कि अच्छा दिखे। जो वीमेन हैं वो ज्वेलरी का यूज करती हैं। वैसे ही इन द सेम वे वही है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इज देयर, यानी वो फिगर ऑफ स्पीच वह होता है जिसको जो पोएट होता है वो अपने वर्क में यानी अपने पोयम को जो लिखता है उसको प्रभावी बनाने के लिए जिस वर्ड का यूज करता है उसे ही हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कोई पोएट है और अपनी पोयम को लिख रहा है तो जनरली सभी लोग लिखते हैं, लेकिन जो अपनी पोयम में कुछ अलग दिखाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, अपनी पोयम को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए जिस वर्ड का यूज करता है उसे ही हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा होते हैं, बट अपने सिलेबस में हम लोग 7 फिगर ऑफ स्पीच का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग आज 4 फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग बचा हुआ फिगर ऑफ स्पीच होगा उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला है सिमिली, जिसको हम हिंदी में उपमा
अलंकार कहते हैं, यानी सिमिली। तो व्हाट इज सिमिली? तो सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। यानी जो सिमिली होता है वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो वस्तु या व्यक्ति हो, लेकिन डिफरेंट, यानी जो व्यक्ति या वस्तु होगा वो दोनों अलग अलग होंगे, यानी डिफरेंट होंगे, और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन यानी तुलना की गई होगी। अगर इस तरह का किसी भी पोयम में इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से वो फिगर ऑफ स्पीच, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो सिमिली होगा। और कंपैरिजन करने के लिए हम लोग लाइक और शो का यूज करते हैं। तो मैं क्या बताया आप लोगों को कि सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। यानी जो सिमिली होता है वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो डिफरेंट अलग अलग वस्तु या व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है, और तुलना करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो पोएट होता है अपने कार्य को, अपने पोएम को प्रभावी बनाने के लिए जिस वर्ड का यूज करता है उसे ही हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है एज लाइक सो, यही जो वर्ड है जिसको हम सिमिली में यूज करते हैं, और निश्चित रूप से यही तीन वर्ड सिमिली में यूज किया जाता है, और जो कंपैरिजन को दिखाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। अब यहाँ पर आपको देखिए हर चीज क्लियर हो जाएगी। आई वॉन्डर यानी मैं, वॉन्डर घूम रहा था, लोनली मीन्स अकेले, एज अ क्लाउड। यहाँ पे क्लाउड और मैं, यहाँ पे मैं एक अलग व्यक्ति हो गया और क्लाउड एक अलग हो गया। तो आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, मैं ऐसे ही घूम रहा था जिस प्रकार कौन घूमता है? क्लाउड, यानी जो बादल है वो क्या करता है? घूमता रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरा कंपैरिजन किससे किया गया है? क्लाउड से किया गया है, मतलब कि बादल से किया गया है, और दोनों के बीच में जो कंपैरिजन दिखाने का काम कर रहा है क्या है? एज है, तो यह क्या होगा? सिमिली होगा। यानी जब इस तरह के किसी भी पोयम में इस तरह का कंडीशन आ रहा है जहां पे दो व्यक्तियों, वस्तुओं और डिफरेंट व्यक्ति वस्तुओं के बीच में अगर तुलना दिखाने का प्रयास किया गया हो, दिखाया गया हो, और दिखाने के लिए एज लाइक सो का यूज किया गया हो, तो हम क्या कहते हैं? सिमिली। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। लिव लाइक अ हर्मिट एंड वर्क लाइक अ हॉर्स। यानी हमें लिव लाइक अ हर्मिट, हमें किसकी तरह जीना चाहिए? तो हर्मिट की तरह, एक सन्यासी जिस तरह से अपने जीवन को सर्वाइव करता है, हमें वैसे ही रहना चाहिए, मतलब सिंपल रहना चाहिए। एंड वर्क लाइक अ हॉर्स, हमें जो हॉर्स होता है जो एकदम कितना कार्य करता है, थकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हर्मिट की जो तुलना है वो हॉर्स से की गई है, और इन दोनों के बीच में
कंपैरिजन दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए लाइक का यूज किया गया है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? निश्चित रूप से अगर किसी भी स्टेंजा में, किसी भी पोयम में अगर फिगर ऑफ सिमिली का यूज किया गया होगा तो निश्चित रूप से एज लाइक सो ही होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट मेटाफर जिसको हम हिंदी में रूपक कहते हैं। अब मेटाफर क्या होता है? व्हाट इज मेटाफर? तो मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच which makes a comparison between two different things, but यानी यह भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो डिफरेंट व्यक्ति और वस्तु के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए एड, लाइक, सो का यूज नहीं करते। इसमें हम करते हैं और इसमें नहीं करते हैं। यह दोनों सेम है। अंतर क्या है कि जब हम सिमिली का प्रयोग करते हैं उसमें एज, लाइक, सो का यूज करते हैं, और जब मेटाफर का यूज करते हैं तो एज, लाइक, सो का यूज नहीं करते हैं। यही अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और वी नो वेरी वेल, जो शेक्सपियर थे वो इंग्लैंड के थे और कालिदास इंडिया के थे। तो यहाँ पे इस संदेश में यही कहने का प्रयास किया गया है, बताया जा रहा है कि कालिदास जो भारत के क्या है, शेक्सपियर है। तो कालिदास शेक्सपियर तो नहीं हो सकते, मींस शेक्सपियर की तरह हो सकते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो किया गया है, यानी कालिदास का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? तो शेक्सपियर से किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपैरिजन दिखाने के लिए एज, लाइक, सो का यूज नहीं किया गया है। तो यह क्या होगा? मेटाफर होगा। दोनों में कंपैरिजन ही किया गया है। एक में एज, लाइक, यूज, सो का यूज किया गया है और दूसरे में मेटाफर में एज, लाइक, सो का यूज नहीं किया गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। जो कैमल होता है इज द शिप ऑफ डिजर्ट। यहां क्या होता है? यानी रेगिस्तान का जहाज होता है। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि कैमल कभी जहाज हो ही नहीं सकता। मतलब कि जो कैमल है वो कहीं ना कहीं क्या है, डिजर्ट की, यानी जो शिप होता है, यानी शिप जिस तरह से जो समुद्र में चलता है, क्योंकि समुद्र में सभी लोग नहीं चल सकते, उसी तरह से जो कैमल होता है वो रेगिस्तान में हम जानते हैं कि बालू होता है, और बालू पे हम सभी लोग आसानी से नहीं चल सकते। तो उसी तरह से जो कैमल होता है वो वहाँ पे बहुत आसानी से चल लेता है। और इसीलिए यहाँ पे जो कैमल है उसका कंपैरिजन जो शिप ऑफ डिजर्ट से किया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मेटाफर हुआ। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन तो किया गया है, लेकिन इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए एज, लाइक और सो का यूज। क्लियर? नेक्स्ट, पर्सनिफिकेशन, जिसे यहां पे देखिए पर्सनिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में मानवीकरण के नाम से जानते हैं।
तो फिर क्वेश्चन यह बनता है कि व्हाट इज पर्सनिफिकेशन। सो वी नो वेरी वेल पर्सनिफिकेशन मीन्स पर्सन से ही पर्सनिफिकेशन की उत्पत्ति होती है। तो पर्सन हम लोग अगर हम इसको डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच which put a quality of human being in a non-living things। यानी अगर हम बात करें कि पर्सनिफिकेशन वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जो मानव की क्वालिटी को, जो एक लिविंग थिंग की क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग में डाल दिया जाए। मतलब कि जिस तरह से एक जीवित लिविंग थिंग काम करता है, अगर वही क्वालिटी एक नॉन लिविंग थिंग में देखने को मिल जाए उसे हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो हर चीज क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नॉट एट द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी नॉट एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, नॉक्स एट द डोर, यानी डोर पे दस्तक देती है, मतलब कि दरवाजे को खटखटाती है। एट द डोर बट वंस, यानी जो अवसर है वह दरवाजे को खटखटाती है सिर्फ एक बार। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अवसर है हमें एक बार दस्तक देती है। तो ये बताइए कि दरवाजा खटखटाने का काम कोई व्यक्ति करता है, कोई लिविंग थिंग करता है, और यहाँ पे यह जो अपॉर्चुनिटी है वो तो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को हम क्या कर रहे हैं, मानव की क्वालिटी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह क्या होगा, पर्सनिफिकेशन होगा। अगर इस तरह का कंडीशन किसी भी सेंटेंस में हमको देखने को मिलता है, किसी भी पोएम की किसी भी स्टेंजा में देखने को मिलता है, तो क्या होगा, पर्सनिफिकेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, द मून will her face, यानी जो मून है, जो चंद्रमा है, अपने चेहरे पर घूंघट करता है, यानी करती है। मतलब घूंघट करने का काम तो फीमेल करती है, यानी कोई व्यक्ति करता है। और यहाँ पे चंद्रमा को घूंघट करना, यानी चंद्रमा को वो क्वालिटी उसके अंदर दिखाने का प्रयास किया गया है। यानी एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटी को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पर्सनिफिकेशन होगा। क्लियर? आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट एपोस्ट्रॉफ है संबोधन, यानी जिसको हम डायरेक्टली संबोधन, किसी नॉन लिविंग थिंग को डायरेक्ट उसको क्या, या किसी ऑब्जेक्ट व्यक्ति को हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, उसे ही हम एपोस्ट्रॉफ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डेयर। अब यहाँ पे देखिए, ओ लिबर्टी को यहाँ पे एड्रेस किया गया है कि व्हाई आर यू सो डियर, तुम इतना डियर क्यों हो। ओ डेड कम सुन, ओ मृत जल्दी आओ। तो कहीं ना कहीं जहां पे नॉन लिविंग थिंग या जो किसी ऑप्शन व्यक्ति को डायरेक्ट उसको क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। और यहाँ पे एक पहचानने का तरीका और है कि इसमें हमेशा एक्सक्लेमेशन चिन्ह का यूज किया जाता है। तो ये आज हम लोग 4 फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन किए। बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हम लोग
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से इसको भेज दिया है, इसको अच्छे से अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे।